हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी एमपीसी 003 के इजी नोट्स के लास्ट पार्ट पर आज हम आ चुके हैं। 7th वीडियो है ये सीरीज का, यानी एमपीसी 003 का, जो कि आपका थर्ड पेपर है, पर्सनालिटी थ्योरीज एंड असेसमेंट। बहुत कुछ आपने इस पेपर में कवर किया है, बहुत सारे टॉपिक्स आपने पढ़े हैं और आज के वीडियो में हम कुछ रिमेनिंग टॉपिक है, मैं क्विकली दिखा देती हूँ कि हम कौन कौन से टॉपिक को आज कवर करने वाले हैं। ये जो हमारे पास जितने भी टॉपिक्स हैं आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हम स्किनर्स लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नोमैथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोचेस टू पर्सनालिटी, मैस्लो थ्योरी और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। कुछ 4 टॉपिक्स हमारे पास बचे हैं। बेंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ हमने लास्ट वीडियो कंप्लीट किया था, अगर आप सीरीज को प्रॉपर्ली देखते आ रहे हैं। ये जो नोट्स है पीडीएफ के फॉर्म में आप रिसीव कर सकते हैं, इजी नोट्स हैं, सिंप्लीफाइड कर देंगे आपकी लर्निंग को ये, क्योंकि इग्नू साइकोलॉजी के बच्चे काफी ज्यादा कंटेंट को लेके परेशान रहते हैं, तो उसी पर्पज से नोट्स बनाए गए हैं। चलिए हम आ जाते हैं, पेज नंबर हमें आना है पेज नंबर 62 पे। तो क्विकली हम पेज नंबर 62 पे पहुंच जाते हैं और इस बीच में आपको बताते चलूं कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक मिलेंगे, बहुत सारा ऐसा स्टडी मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए जो आपको बाकी जगहों पर दिक्कत रहती है, स्पेशली अगर इग्नू में साइकोलॉजी के बच्चों के लिए मैं कहूँ तो। और वैसे तो साइकोलॉजी का जितना कॉन्टेंट है, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप जरूर सर्च करिएगा। आते हैं स्किनर्स की लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी पर। ये जो हमारा आज का पहला टॉपिक है, इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो बीएफ स्किनर थे, एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने, उनका नाम तो बिहेवियरिज्म से ज्यादा जुड़ा है। अगर आपने बिहेवियरिज्म के बारे में कुछ भी पढ़ा है पहले, तो एक ओवरव्यू दे देती हूँ मैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, कि बिहेवियरिज्म वो एरा थी, एक बड़ा फेज था, बड़ा टाइम पीरियड था, जब इस चीज का डोमिनेंस रहा कि ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पर्सन के रिस्पॉन्स पर बात करते थे। और इस एरा में, इस फेज में जितने लोगों ने वर्क किया वो बिहेवियरिस्ट कहलाते हैं। स्किनर का नेम काफी पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने काफी कुछ वर्क किया था और उनकी जो थ्योरी है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी कहलाती है। अपनी इस थ्योरी में उन्होंने पर्सनालिटी के रोल को एम्फेसाइज किया है, एक्सप्लेन किया है कि कैसे एनवायरमेंटल फैक्टर का जो रोल होता है वो हमारे बिहेवियर को शेप करने में एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है। proposing that personality is not a fixed trait but rather a collection of learned behaviors that are influenced by interaction with the environment। बिकॉज लर्निंग का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से बिहेवियरिज्म में आया था। लर्निंग, बिहेवियर, रिस्पॉन्स, ये सब चीजें वहां कहीं वहीं की टर्मिनोलॉजी है। तो लर्निंग को ये बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं कि हम जो भी बिहेवियर लर्न करते हैं उससे हमारी पर्सनैलिटी बनती है। ऐसा कॉन्सेप्ट बिहेवियरिज्म के थ्रू दिया गया है, जिस पर स्किनर भी अपनी स्टैंप लगाते हैं। और इनके जो स्किनर की लर्निंग थ्योरी है उसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो कुछ टर्मिनोलॉजी तो आप पढ़ के आ चुके हैं, तो वो आपका टाइम सेव करेगी। यहाँ पे मैं भी अननेसेसरी आपका टाइम नहीं लूंगी। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, क्योंकि पिछले वीडियो में तो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, तो ऑपरेंट कंडीशनिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसा लर्निंग का प्रोसेस है जो बिहेवियर के कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू जिसमें हम लर्न करते हैं। अनलाइक क्लासिकल कंडीशनिंग विच फोकसेस ऑन इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेज, ऑपरेंट कंडीशनिंग डील्स विद वॉलेंटरी बिहेवियर्स दैट आर शेप्ड बाय रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। जब हम रिवॉर्ड या पनिशमेंट देकर किसी पर्टिकुलर टाइप के बिहेवियर को ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं किसी दूसरे पर्सन में, तो वो ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती है। इसमें रीइंफोर्समेंट का रोल क्या होता है? रीइंफोर्समेंट एक ऐसी चीज है, एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी भी बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है। हम रीइंफोर्समेंट के बारे में तो आपने पढ़ा ही था प्रीवियस वीडियो में, और इसकी वजह से इस बात के ज्यादा चांसेस रहते हैं कि जो भी बिहेवियर हो रहा है वो आगे भी होगा। मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि वो आगे हो और हमने इसलिए उसको अभी यहाँ पे प्रोसेस कराया है, तो इसके चांसेस रहते हैं रीइंफोर्समेंट के कि वो बिहेवियर आगे होगा। बहुत सिंपल से एग्जांपल है, कई बार लिया है, एक बार और इसको ले लेते हैं कि हम एक बच्चे से ये कहते हैं कि वो गुड मैनर्स सीखे, तो हम जब हम उसको उसके गुड मैनर्स पर बिहेव करने के लिए प्रेज करते हैं, प्रेजिंग क्या हो गया, एक टाइप का रीइंफोर्समेंट हो गया, तो इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि आगे भी उसके गुड मैनर्स उस तरीके से दिखाई देंगे जैसे हम उसमें दिखना चाहते हैं। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये तो आप पढ़ चुके हैं। पनिशमेंट का मतलब ये होता है कि एक अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंस को इंट्रोड्यूस करना, या फिर किसी भी ऐसे बिहेवियर को जो हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ना हो, ऐसा करने के लिए हम पनिशमेंट देते हैं। आप पनिशमेंट वैसे भी जानते हैं, पनिशमेंट क्यों दिया जाता है? पनिशमेंट तब दिया जाता है जब कोई ऐसा बिहेवियर हमारे सामने हो रहा होता है जो हम चाहते हैं कि ना हो, तो पनिश करके हम उस बिहेवियर को रिमूव करने की कोशिश करते हैं, तो पनिशमेंट वो हो जाता है। इसके बाद ऑपरेंट कंडीशनिंग में इन दो टर्मिनोलॉजी को समझने के बाद हम समझेंगे कि बिहेवियर शेपिंग क्या है। बिहेवियर शेपिंग का मतलब ये हो गया कि एक ऐसे बिहेवियर को किसी पर्सन में शेप करना, ऐसे बिहेवियर में ढाल देना किसी पर्सन को, जिसमें ढलने के बाद वो चीज करे जैसा हम उससे चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि कॉम्प्लेक्स बिहेवियर कुड बी डेवलप्ड थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड शेपिंग विच इन्वॉल्व्स रीइंफोर्सिंग सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशंस ऑफ अ डिजायर्ड बिहेवियर। कोई कुछ चीजें जो बहुत क्रिटिकल होती हैं और हम ये चाहते हैं कि बच्चा वो सीखे, तो उसे सिखाने के लिए हम उसको लगातार उन चीजों को करते रहना पड़ेगा, ये भी जरूरी है। अगर हम एक बार करके छोड़ देंगे तो शायद बच्चा उसको फॉलो नहीं कर पाएगा। बाय रिवॉर्डिंग बिहेवियर्स दैट आर क्लोजर टू टारगेट बिहेवियर, इंडिविजुअल्स कैन ग्रेजुअली लर्न टू एग्जिबिट द डिजायर्ड एक्शन। ये चीज होती भी है, इसी को हम बिहेवियर शेपिंग कहते हैं। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स की बात करें तो ये अब शायद तीसरी बार ये टॉपिक का जिक्र आ रहा है। हम पढ़ चुके हैं कि स्किनर ने भी वेरियस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल्स बताए थे, जिसके थ्रू हमें ये पता चला था कि रीइंफोर्समेंट कब देना चाहिए, कितने टाइम के बाद देना चाहिए, क्या हमें एक टाइम गैप डिसाइड करके देना चाहिए या एक्टिविटी डिसाइड करके देना चाहिए। हम किसी भी तरह से दे सकते हैं, लेकिन मेजरली उसमें हम यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और पार्शियल रीइंफोर्समेंट की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट का मतलब हो गया कि जब हम लगातार रीइंफोर्समेंट देते रहें, जब जब वो बिहेवियर होता रहे। और पार्शियल रीइंफोर्समेंट का मतलब हो गया कि हम उस टाइम पर पार्शियल रीइंफोर्समेंट देंगे, उस टाइम पर रीइंफोर्समेंट देंगे जहां पे हमें लगेगा कि ज्यादा जरूरत है। कुछ टाइम हम बच्चे को इंडिपेंडेंट होके भी काम करने देंगे। मैं बच्चा वर्ड यहाँ पे कई बार मेरे मुंह से निकल जा रहा है, उसका रीजन मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि रीइंफोर्समेंट के थ्रू लर्निंग के प्रोसेस को स्ट्रेंथन किया जाता है। और सबसे ज्यादा ये काम हम बच्चों के साथ करते हैं, एज अ टीचर हम बच्चों के साथ करते हैं, या फिर एज अ पेरेंट आप बच्चों के साथ करेंगे। ये चीज ऑटोमेटिकली आप करने लगेंगे, आपको नहीं भी पता होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये प्रोसेस रीइंफोर्समेंट है, या ये प्रोसेस में हमें कोई पार्शियल रीइंफोर्समेंट दे रहा हूँ, लेकिन आप ऐसा कर रहे होंगे। यही तो साइकोलॉजी है सबसे मजेदार, कि जो पढ़ता है वो ये तो जानता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन जो नहीं पढ़ा होता है वो भी बहुत कुछ इस तरीके की चीजें कर रहा होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बात करते हैं पर्सनैलिटी एज बिहेवियर। स्किनर का ये कहना था कि पर्सनैलिटी कोई इंटरनल ट्रेट नहीं इंक्लूड करती है, ये तो बहुत सारे बिहेवियर्स का कलेक्शन है जो हम एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके सीखते हैं। ये एक बात इनकी डोमिनेटिंग स्टेटमेंट है, आप ध्यान में रख सकते हैं। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया था कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं पर्सनैलिटी में, वो रीइंफोर्समेंट हिस्ट्री से डेवलप होते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे को, अगर दो बच्चों की बात करें या दो बड़े लोगों की भी कर सकते हैं यहाँ पे, तो उनको उससे प्रीवियस टाइम में अपनी लाइफ में रीइंफोर्समेंट में उतना पुश नहीं मिला होगा, यानी दोनों के में डिफरेंस रहा होगा, जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस जनरेट हो जाते हैं। एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की पहले भी हमने बात की, लेकिन फिर से कर लेंगे। स्किनर ने ये बिलीव करते थे कि बिहेवियर जो है वो एनवायरमेंटल फैक्टर से ज्यादा डिटरमाइन होता है, यानी कि हमारे जो आसपास के फैक्टर हैं, जो कुछ भी चीजें हमारी हैं, चाहे इसमें हमारे कल्चरल वैल्यूज हो, चाहे नॉर्म्स हो, चाहे सोशल नॉर्म्स हो, चाहे हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करने वाले लोग हों, कोई भी चीज हो जो कि एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करती है, वो हमारी पर्सनालिटी को शेप करने में अपना रोल प्ले करती है, क्योंकि उस एनवायरमेंट से इन्फ्लुएंस होकर हम वैसा बिहेव करते हैं। और अल्टीमेटली ये यही कहते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, यानी हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो उस बिहेवियर का ही प्रोडक्ट है, उसी से बनता है। तो यही चीजें हम समझाते हैं कि इस तरीके से अगर हम चाहें तो पर्सनैलिटी को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अपने एनवायरमेंट में सर्टेन चेंजेस करके। स्किनर की थ्योरी की एप्लीकेशंस की बात करें तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में बहुत काम आती है, क्योंकि रीइंफोर्समेंट देकर हम बहुत बिहेवियर मॉडिफिकेशन के प्रोसेस को करते हैं। अगेन स्कूल लेवल पर, टीचिंग पर ये बहुत ज़्यादा होती है, ऑर्गेनाइजेशंस में अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी होती है, जो इंटर्न्स होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करने में मदद करती है। एजुकेशन की फील्ड में हमने बात ही करी, और इसके अलावा एनिमल ट्रेनिंग में भी ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो यूज़ होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट्स में भी देख रहे हैं, कई एक्सपेरिमेंट्स स्किनर्स ने भी किए हैं, और पैवलॉव का भी आपने एक्सपेरिमेंट देखा, डॉग पर, चिंपैंजी पर, पिजन पर, तो डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स पर या एनिमल्स पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। तो ये एनिमल ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। इसकी हेल्प से हम पेट्स के साथ भी डिजायर्ड बिहेवियर कर पाते हैं। हमें लगता है कि पेट हमारी बात सुन रहे हैं और हम उनको अपने तरीके से बात समझा रहे हैं, तो ये कंडीशनिंग का प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से चीजें हमारे और पेट्स के बीच में ईजी हो जाती हैं। स्किनर्स की थ्योरी की कुछ क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि ओवर सिंप्लीफिकेशन का इसको टैग दिया गया है, कि ये कहते हैं कि स्किनर ने जो फोकस किया है वो सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे किया है, और इंटरनल थॉट, इमोशन, मोटिवेशन, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी को नेग्लेक्ट किया गया है। तो ये यहाँ पर एक इनका क्रिटिसिज्म हो जाता है। कॉग्निशन को भी इन्होंने नेग्लेक्ट कर दिया। इनका ये कहना है कि जो बस नजर आ रहा है वो है, तो जो उसके पीछे के बिहेवियर के पीछे के जो हिडन कॉग्निटिव प्रोसेसेस हैं, उनको वैल्यू ना मिलने के कारण इस चीज को भी यहाँ पर एक हाईलाइट किया गया है कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरीज जो हैं उनका भी तो डेवलपमेंट हुआ है, तो बिहेवियर के साथ में कॉग्निशन चलता ही चलता है, लेकिन इन्होंने अपनी थ्योरीज में उसको काफी नेग्लेक्ट किया है। टू कंक्लूड दिस, हम ये समझ पाएंगे कि जो बी एफ स्किनर की लर्निंग थ्योरी है पर्सनालिटी की, वो ऑपरेंट कंडीशनिंग के इंपॉर्टेंस को एम्फेसाइज करती है, और ये बात करती है कि एनवायरनमेंट का काफी बड़ा रोल होता है बिहेवियर को शेप करने में।
और पर्सनालिटी को अगर हम देखें तो ये हमारे लर्न बिहेवियर्स का सेट है। हमारी पर्सनालिटी क्या है, हमने जितने भी बिहेवियर लर्न किए हैं उनका एक सेट है, वो हमारी पर्सनालिटी है, जो कि रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। स्किनर ने अपनी थ्योरी के थ्रू बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए हैं कि बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है और पर्सनालिटी को कैसे डेवलप किया जा सकता है। ऑलराइट, तो यही सब बातें हम यहाँ पे लिखेंगे। आ जाते हैं इस टॉपिक की तरफ जो कई बार पूछा गया था, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डाला है आपके सीरीज में, क्वेश्चन आंसर्स के बीच में, टॉपिक्स के बीच में, कि नोमोथेटिक एंड आइडियोग्राफिक अप्रोचेस क्या है पर्सनैलिटी की। तो पहले हम समझ लेते हैं कि नोमोथेटिक अप्रोच क्या है और दूसरी आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या है। जब एक एक करके अप्रोच समझ जाएंगे तो डिफरेंसेस भी क्लियर हो जाएंगे। डिफरेंसेस की टेबल भी मैंने आगे बनाई है, आप डिपेंडिंग ऑन कि कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर करके आइएगा। तो वैसे तो पर्सनालिटी को समझने के लिए बहुत सारी अप्रोचेस है, जैसे टाइप अप्रोच, ट्रेट अप्रोच। मैंने काफी वीडियो पूरी सीरीज में, थर्ड पेपर के खास तौर से मैं बात करूं तो इस पूरे सीरीज में मैंने बहुत वीडियो रेकमेंड किए हैं आपको, वो जरूर देखिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज देखिएगा, क्योंकि आप उसको देखने के बाद आपको एक्चुअली में फील होगा कि मेरा कितना बेनिफिट हुआ है। और ये बात मैं आपको अभी ऐसे फील नहीं करा सकती, लेकिन आप खुद फील करेंगे जब आप उन वीडियोस को देखेंगे। और नोमोथेटिक और आइडियोग्राफिक अप्रोचेस भी दो टाइप की अप्रोचेस होती है जिसके थ्रू हम पर्सनालिटी को व्यू करते हैं। वैसे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी होती है, साइकोडायनामिक अप्रोच भी है, बहुत सारी अप्रोचेस हैं। तो इन दो अप्रोचेस के बारे में अभी हम बात करेंगे कि नोमोथेटिक अप्रोच की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो दिस अप्रोच फोकसेस ऑन आइडेंटिफाई, आप मेरे साथ साथ देखते रहिए और पढ़ते भी रहिएगा साथ में। ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच फोकसेस ऑन आइडेंटिफाइंग जनरल लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल. It seeks to establish universal traits and characteristics of personality that can be measured and compared across different people. सिंपल सी बात है कि नोमोथेटिक अप्रोच क्या है, जो जनरल लॉज और प्रिंसिपल को आइडेंटिफाई करती है, उस पर फोकस करती है और जो हर इंडिविजुअल पर अप्लाई हो सकते हैं। अगर इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जनरलाइजेशन तो ऑफकोर्स इसमें आएगा, क्योंकि ये अप्रोच जो है वो ये डिस्कवर करने की कोशिश करती है कि जो भी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, वो कैसे लार्ज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पर वर्क कर सकते हैं। इट रिलाइज ऑन क्वांटिटेटिव मेथड टू गैदर डेटा एंड डिराइव कंक्लूजन। यहाँ पे जो मेथड्स यूज होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, मतलब क्वांटिटी बेस्ड डेटा लिया जाता है। ट्रेट थ्योरी की बात करें तो मेनी नोमोथेटिक मॉडल्स ऑफ पर्सनैलिटी आर रूटेड इन ट्रेट थ्योरी which posits that individuals possess varying degrees of certain traits. Common trait theories include Big Five, Ocean model, which assesses personality based on 5 core traits. जो 5 traits पर बात करता है कि कोई पर्सन हाई है या लो है, तो इन अ वे इसको क्वांटिफाई करने की कोशिश की गई है। एग्जैक्टली तो हम क्वांटिफाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक हम ट्रेट थ्योरी में इस थ्योरी को लेते हैं जो हमें ये बताती है कि कोई पर्सन इस पर हाई है या लो है। यहाँ पे स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट होता है। Nomothetic research often employs standardized assessment and questionnaire, जो कि पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, बिग 5 इन्वेंट्री, MMPI, ये कुछ स्टैंडर्ड मेजर्स हैं जिसके थ्रू हम पर्सनैलिटी को असेस करते हैं। और इसकी हेल्प से हमें भी पता भी चल पाता है कि हम पर्सनैलिटी का असेसमेंट कैसे करेंगे। ये डिफरेंसेस पे फोकस करती है, emphasizes the differences between individual based on shared traits, leading to a focus on group trends and statistical analysis रादर देन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। तो ये डिफरेंसेस पे फोकस भी करती है। एप्लीकेशन की बात करें तो ये साइकोलॉजिकल रिसर्च, क्लिनिक सेटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा यूज होती है। पर्सनालिटी को ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करने के लिए, पर्सनालिटी टाइप को अंडरस्टैंड करने के लिए इस टाइप के अप्रोच का यूज किया जाता है। दूसरी है हमारे पास आइडियोग्राफिक अप्रोच। आइडियोग्राफिक अप्रोच क्या है, इसके ऑपोजिट है। इट एम्फेसाइजेस द यूनिकनेस ऑफ इंडिविजुअल्स. It seeks to understand personality by examining the specific experiences, context and subjective interpretation of an individual's life. जहां एक और हम देख रहे थे कि एक जनरल प्रिंसिपल से डिराइव्ड थी, वही आइडियोग्राफिक अप्रोच जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी। मतलब ये अप्रोच एक सिंगल पर्सन को उसके डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेकर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, उसकी पर्सनैलिटी को। यहाँ पे जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरलाइज नहीं होते हैं। इसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले तो यही बात आ जाती है कि इसमें इंडिविजुअल पे फोकस रहता है, यानी कि एक सिंगल पर्सन की लाइफ हिस्ट्री क्या रही है, उसके मोटिवेशंस क्या हैं, उसके इमोशंस क्या हैं, उनको अंडरस्टैंड करते हुए ही हम उस पर फोकस करेंगे। जनरलाइजेशन नहीं होगा। जहाँ पे पहला पॉइंट उसमें जनरलाइजेशन था, यहाँ पे इंडिविजुअल फोकस है। वहां पे आपने पढ़ा था क्वांटिटेटिव मेथड, यहाँ क्वालिटेटिव हो जाएंगे, क्योंकि केस स्टडी, इंटरव्यू, नैरेटिव एनालिसिस, ये सब चीजें यूज की जाती हैं। जब हम एक पर्सन पर चले जाते हैं तो सारा फोकस ही उस पर है, तो उसी पर सारी चीजें रिसर्च की तरह से चलेंगी। तो डेटा जितना सब्जेक्टिव मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वालिटेटिव मेथड यूज होते हैं। ये जो अप्रोच है ये हमें पर्सनल मीनिंग की तरफ ले जाती है। जब हम इंडिविजुअल की बात करेंगे
तो उसकी पर्सनैलिटी को डिराइव करने वाले फैक्टर क्या है, उस कौन कौन से वो कॉजेज हैं जिसकी वजह से उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, सब कुछ पर्सनल मीनिंग पर हम चले जाते हैं। इसके अलावा डायनामिक एंड कॉन्टेक्चुअल है ये। आइडियोग्राफिक अप्रोच व्यूज पर्सनैलिटी एज अ डायनामिक कंस्ट्रक्ट दैट इवॉल्व्स ओवर टाइम, जिसमें सिचुएशनल फैक्टर और पर्सनल ग्रोथ को भी कंसीडर किया जाता है। तो इस तरीके से ये जो अप्रोच होती है, इसको पर्टिकुलरली क्लिनिकल साइकोलॉजी, काउंसलिंग, क्वालिटेटिव रिसर्च, जहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल के यूनिक एक्सपीरियंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें जरूरत रहती है, वहां पर इसका इफेक्टिव इंटरवेंशन होता है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। अब इसको अगर हम कंपैरिजन की हेल्प से समझें, इस टेबल की हेल्प से समझें, तो अगर 3 मार्कर में आ जाता है तो ये इतनी सी टेबल भी इनफ है, मोर देन इनफ है, आप लिख सकते हैं। कुछ फोकस है, देखिए जनरल लॉज एंड प्रिंसिपल है, इसमें यूनिक इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस थे। मेथोडोलॉजी इसमें क्वांटिटेटिव थी, इसमें क्वालिटेटिव है। मेजरमेंट इसमें स्टैंडर्ड असेसमेंट होगा, इसमें कंटेक्चुअल होगा। गोल इसका क्या था, ट्रेट और आइडेंटिफाई करना, कंपैरिजन करना। इसका था पर्सनल नैरेटिव्स को अंडरस्टैंड करना। एप्लीकेशन इसका कहाँ होता है, ये कहाँ होता है, इसको आप लिख सकते हैं। तो वैसे तो दोनों ही अप्रोचेस जो हैं वो काफी ज्यादा वैल्यूएबल हैं, क्योंकि अपने अपने तरीके से वर्क करती हैं और पर्सनैलिटी को अंडरस्टैंड करने में एक ओवरऑल हमें हेल्प तो करती ही हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा ये टॉपिक हो गया। अब हम आते हैं मैस्लोस की थ्योरी ऑफ नीड्स की तरफ। जरा क्विकली इसको रीड करिए और मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगी यहाँ पे, और इस ब्रेक की मुझे थोड़ी सी ज़रूरत है क्योंकि मुझे अब पानी की रिक्वायरमेंट फील हो रही है। मैस्लोस थ्योरी ऑफ नीड्स की हम बात करेंगे। अब्राहम मैस्लो ने ये थ्योरी दी है, काफ़ी पॉपुलर है, आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जानते होंगे इसके बारे में। और नहीं जानते हैं तो आज हम बात करेंगे। अब्राहम मैस्लो ने एक जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने हायरार्की ऑफ नीड्स डेवलप किया था अपनी इस थ्योरी के थ्रू, और उन्होंने ये बताया था कि जो ह्यूमन मोटिवेशन है वो हायरार्किकल नीड्स से ड्रिवन होता है। इसका क्या मतलब है कि ह्यूमन मोटिवेशन हायरार्किकल नीड्स से ड्रिवन होता है? इसका सिंपल मतलब ये है कि जब तक किसी इंसान की, किसी भी पर्सन की एक नीड फुलफिल नहीं होती, तब तक वो उसके ऊपर की नीड पर, हायरार्की की बात हो रही है ना, तो चीजें ऊपर नीचे जरूर होंगी, यानी जब तक उसकी कोई एक नीड फुलफिल नहीं होती तब तक वो दूसरी नीड की तरफ नहीं बढ़ सकता, और जैसे ही उसकी एक नीड फुलफिल हो जाती है तो वो दूसरी नीड की तरफ बढ़ता है। इसका सिंपल एग्जांपल ये है कि जिस पर्सन के पास खाने के लिए 2 वक्त का खाना नहीं है, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा सर्वाइवल मोड पे चल रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि उसके अच्छे रिलेशनशिप्स होंगे, उसका एक सोशल स्टेटस के बारे में वो सोचता होगा? वो अपनी बेसिक नीड्स के बारे में पहले सोचेगा। तो इस तरीके से जब उसकी ये नीड्स पूरी हो जाती हैं तो फिर उसकी कोशिश ये रहती है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छे से फीड करा सकूं। जब फैमिली की नीड्स होने लगती हैं तो वो सोशल लेवल पे बढ़ने लगता है, और ऐसे करते करते लास्ट स्टेज जो होती है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की होती है। अब मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर भी दिखाऊंगी और साथ ही एक वीडियो का यहाँ पे शेयर भी करूंगी आपके साथ में, जो मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड्स पर ही मैंने आपके लिए बनाया है, और उसकी हेल्प से भी आप समझ सकते हैं। और वैसे भी वो वीडियो आपको यहाँ मेरे चैनल पे कई जगह पर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी है आपको ये दिखाना कि वो कहाँ पर से आपको उसको कवर करना है। तो चलिए, मैस्लो की थ्योरी के लिए मैं आपको स्क्रीन पे ले चलती हूँ। ये वीडियोस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये तो काफी पुराना है, 3 साल पुराना एक वीडियो है। इसमें हमने इस पिक्चर का यूज किया है, और ये थोड़ा रीसेंट वीडियो है, अभी 4 मंथ्स पहले ही हमने बनाया है, जिसमें कि हम मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। दोनों ही वीडियो में से आप कोई भी देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। और यहाँ पे हमने बात की है कि किस तरीके से, जिस इमेज को आप यहाँ पे देख रहे हैं तो आप यहीं पे भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन अपनी बेसिक नीड्स को एक्वायर करते हुए, साइकोलॉजिकल नीड्स को कंप्लीट करते हुए सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स की तरफ पहुंच जाता है। ओके, तो सबसे पहले पर्सन की फिजियोलॉजिकल नीड्स आती हैं, जिसमें फूड, वाटर, वार्मथ, रेस्ट, ये सारी चीजें होती है। जब तक पर्सन को वो ना मिले उसके पहले वो सेफ्टी नीड्स के बारे में नहीं सोच सकता। जब ये नीड्स, बेसिक नीड्स में ये फुलफिल हो जाती है तो वो सेफ्टी नीड्स की तरफ बढ़ता है, मतलब उसको सिक्योरिटी, सेफ्टी चाहिए होती है। धीरे धीरे वो बिलोंगिंगनेस और लव नीड्स की तरफ बढ़ता है, जो कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, यानी इंटीमेट रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, दोस्ती, रिलेशनशिप, ये सब चीजें उसको चाहिए होती हैं। इसके बाद वो एस्टीम नीड्स की तरफ पहुंच जाता है, यानी उसको कुछ अकम्प्लिश करने की डिजायर फील होने लगती है। और उसके बाद लास्ट में पर्सन सेल्फ फुलफिलमेंट की तरफ पहुंचता है, जिसको हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नाम देते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो इस तरीके से अब्राहम मैस्लो ने इस पिरामिड की हेल्प से, जिसको आप हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं, इसकी हेल्प से इस को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, जिसमें आप इस इमेज को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे मैं कहीं पर भी इस इमेज को दिखा सकती हूँ, इस पिक्चर के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे जो है वो नीड्स फुलफिल होती हैं। तो ये एक अच्छा एक्सप्लेनेशन है, आपके काम आएगा। लेकिन अभी के लिए हम वापस अपनी स्लाइड पर आ जाते हैं, जहाँ पे हम इस हायरार्की ऑफ नीड्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि एक पिरामिड का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया था,
जहाँ पे उन्होंने ये कहा था कि हर लेवल मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर इंडिविजुअल कैन मूव टू हायर लेवल। तो वो जो नीड्स हैं वो वही सारी नीड्स के यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। आप पिरामिड भी बना सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन रहेगा आपका। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या होती हैं? बेसिक नीड्स जो हमारे ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एयर, फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप एंड क्लॉथिंग। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जब तक ये नीड्स हमारी फुलफिल नहीं होंगी हम लाइफ में और कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स का फुलफिल होना बहुत जरूरी है। उसके बाद सेफ्टी नीड्स क्या होती हैं? सेफ्टी नीड्स यानी हम किसी भी तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करने की जहाँ पे बात करते हैं, फिर चाहे वो हमारी फिजिकल सेफ्टी हो, फाइनेंशियल सेफ्टी हो, फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट हो, या फिर हेल्थ की सेफ्टी हो, या किसी प्रॉपर्टी को गेन करने का हम सोचें, तो ये हमारी सेफ्टी नीड्स में आ जाता है। ये सेकंड लेवल पर होता है। सेफ एनवायरनमेंट अलाउ इंडिविजुअल्स टू फोकस ऑन हायर लेवल साइकोलॉजिकल नीड्स। जब एक पर्सन अपने घर में सेफ होगा तभी तो वो 4 लोगों के बीच में जाकर इन्वॉल्व कर पाएगा खुद को, है ना। जब उसे लगेगा मैं ही सेफ नहीं हूं तो वो कैसे करेगा। इसी के बाद आती है लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स। लव एंड बिलोंगिंगनेस नीड्स, जहां पर पर्सन इमोशनल रिलेशनशिप और कनेक्शन में इंक्लूड होने लगता है, जुड़ने लगता है लोगों के साथ में, और इंटीमेट रिलेशनशिप्स भी इसी का पार्ट होते हैं। उसको ये फील होता है कि वो भी लोगों से प्यार करता है, लोग भी उससे प्यार करते हैं, एक जुड़ाव दूसरों के साथ में सोशल लेवल पर जुड़ने लगता है, जहाँ पे उसको फीलिंग ऑफ एक्सेप्टेंस भी फील होती है और एक कम्युनिटी का वो पार्ट भी बनना चाहता है। पर इन सब के बाद उसकी एस्टीम नीड्स आ जाती हैं। एस्टीम नीड्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, सेल्फ एस्टीम में और एस्टीम फ्रॉम अदर्स। यानी एक तो खुद की नजर में पर्सनल वर्थ को रिकॉग्नाइज करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग करना, और साथ ही साथ दूसरों के थ्रू दूसरों से भी वो क्या रिकॉग्निशन चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, वो सारी चीजों को इस नीड्स की तरफ वो बढ़ता है। फिर लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है मैस्लो की हायरार्की में हाईएस्ट लेवल होता है, और इसको पाने तक इंसान अपनी लाइफ के फेज को भी बहुत आगे तक पहुंच चुका होता है। क्योंकि आप एक बच्चे से उम्मीद करें कि वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड को एक्वायर कर रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो धीरे धीरे लाइफ में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ साथ इंसान अपने फुल पोटेंशियल को एक्वायर करने की कोशिश करता है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो भी लोग इस लेवल तक पहुंचते हैं वो अपना बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं, बन चुके होते हैं या बन रहे होते हैं, बनने के प्रोसेस में भी ये चीज आती है, और ग्रोथ, क्रिएटिविटी और एक मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को वो क्रिएट करते हैं। मैस्लो की थ्योरी के की कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें प्रोग्रेशन और रिग्रेशन देखने को मिलता है। वो कहते हैं कि हर पर्सन लोअर लेवल से ऊपर की तरफ को बढ़ता है, लेकिन तभी बढ़ पाएगा जब उसकी नीड सेटिस्फाइड है। जब तक नहीं है तब तक नहीं बढ़ सकता। अगर लोअर लेवल की नीड अगर अनमेट रह जाएगी तो रिग्रेशन की कंडीशन आएगी, रिग्रेट करेगा वो, और अगर सेटिस्फाई हो जाएगी तो आगे बढ़ेगा, प्रोग्रेशन यानी प्रोग्रेस करेगा। मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इनकी जो थ्योरी है वो मोटिवेशन की थ्योरी भी कहलाती है। ये थ्योरी ये कहती है कि मोटिवेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जब हम एक हायरार्की से आगे बढ़ते चले जाते हैं और हमें चीजें मिलती चली जाती हैं तो मोटिवेशन वैसे भी हमारा बढ़ता चला जाता है। एक पर्सन जिसकी लाइफ में सब चीजें बहुत पॉजिटिव वे में हो रही है, सब कुछ वो सक्सेसफुली एक्वायर करता जा रहा है, आप देखिए वो बहुत पॉजिटिव होगा, वो बहुत ज्यादा उसको लगेगा कि बहुत हैप्पी होगा, एनर्जेटिक होगा, सारी चीजें उसमें पॉजिटिव नजर आएंगी, तो वो मोटिवेटेड होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी यहाँ पे अपना रोल प्ले करते हैं। मैस्लो ने रिकॉग्नाइज किया कि हर इंडिविजुअल के लिए उसके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उसकी नीड्स डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बेसिक नीड्स की फॉर्म में है, वो नहीं बदलती। जब तक हमने उन चीजों को एक्वायर नहीं किया तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। मैस्लो की थ्योरी के एप्लीकेशन की बात करें तो साइकोलॉजी काउंसलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और रियल लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सभी अपनी लाइफ में कुछ चीजों को हासिल कर चुके हैं और उस प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ और पाना चाहते हैं, है ना। तो ये चीजें हमारी रियल लाइफ में भी चलती हैं, लेकिन काउंसलर्स भी इसको यूज करते हैं टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड कि आप अपनी नीड्स के हिसाब से आगे बढ़िए। सबके सब कंपटीशन में अगर आप निकल जाएंगे कि दूसरे को ये मिल गया मुझे नहीं मिला है तो ठीक नहीं रहेगा। वैसे भी कहा जाता है कि हर इंसान का अपनी स्पीड होती है लाइफ में चीजों को एक्वायर करने की, तो सब अपनी अपनी स्पीड से ही चल पाते हैं। एजुकेशन की फील्ड में फोकस ये होता है क्योंकि स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंड कराना उनके अचीवमेंट लेवल के टाइम पर ये बहुत जरूरी होता है कि वो किस तरीके से इस चीज को अंडरस्टैंड कर पाए कि लर्निंग सबके लिए अलग अलग पेस पे चलती है। बिजनेस और मैनेजमेंट में भी होता है क्योंकि मैस्लो की थ्योरी एम्प्लॉयज को भी ये इंश्योर कराती है कि जब उनकी नीड्स फुलफिल होंगी तब वो आगे बढ़ पाएंगे, तो उनके लिए भी बहुत जरूरी होती है। मैस्लो की थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी है कि इसमें एम्पेरिकल सपोर्ट लैक करती है। कल्चरल डिफरेंसेस काफी ज्यादा हमें देखने को मिलते हैं क्योंकि अक्रॉस कल्चर चीजें बदलती हैं, हमें पता है, ये बात हम कई बार पढ़ चुके हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे देखने को मिलती है। ह्यूमन मोटिवेशन को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई कर दिया है, जो कि इतना इजी नहीं होता है क्योंकि मोटिवेशन एक काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि डिफरेंट कैटेगरी में भी अपने डिवाइड होता है।
तो इस कंक्लूड करें अगर मैस्लो की थ्योरी को, नीड्स को, तो वैसे तो ये बहुत अच्छी थ्योरी है क्योंकि काफी कुछ हमें प्रोवाइड कराती है। ये बताती है कि कैसे ह्यूमन का पर्सनल डेवलपमेंट होता है, हमारे फुलफिलिंग नीड्स को कैसे हम प्रोग्रेशन के थ्रू हायर लेवल पर लेकर जा सकते हैं, किस तरह से साइकोलॉजिकल और सेल्फ फुलफिलमेंट होता है इंसान का, कैसे उसकी जो नीड्स हैं वो फुलफिल होती चली जाती है। तो ये सब कुछ हम इसके थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। आइए आ जाते हैं लास्ट टॉपिक है, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। ये लास्ट टॉपिक है कि पहले तो ये समझेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है। आप अभी समझकर तो आए हैं वैसे, लेकिन फिर भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के प्रोसेस को एक्वायर करने वाले लोगों में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती होंगी वो हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे। इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ आप ये भी जान लेंगे कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को जो लोग एक्वायर करते हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी बन के आती होगी, कैसे वो दिखते होंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो एक वैसे तो अब्राहम मैस्लो ने ये की कॉन्सेप्ट दिया है जो कि ये बताता है कि किसी भी इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल है सेल्फ फुलफिलमेंट और पर्सनल ग्रोथ है उसको रिप्रेजेंट करता है सेल्फ फुलफिलमेंट का, जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है। लेकिन सेल्फ एक्चुअलाइजर्स वो लोग हैं जो इस लेवल के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को अचीव कर लेते हैं। ऑफ कोर्स वही लोग होंगे, उन्हीं की बात हो रही है। तो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। सबसे पहले तो उनके अंदर रियलिज्म और एक्सेप्टेंस होता है, मतलब उनके अंदर एक रियलिस्टिक परसेप्शन होता है खुद का, और जो भी वो अपने आसपास देखते हैं चीजों का उसको एक्सेप्ट करते हैं। वो ये जानते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। ऐसा नहीं है कि इस पॉइंट पर आकर इंसान के अंदर की सारी नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है, वो एक बेस्ट वर्जन होता है खुद का और उसमें सब कुछ पॉजिटिव होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन होता क्या है, वो अपनी रियलिटी से बहुत अच्छे से अवेयर होता है और जो चीजें उसके अंदर हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए वो आगे बढ़ता है। मतलब अगर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज पर इंसान पहुंच रहा है, इसका मतलब ये है कि वो ये जानता है उसकी क्या वीकनेसेस हैं, वो ये जानता है वो क्या नहीं कर सकता है, लेकिन इससे अवेयर होते हुए वो क्या कर सकता है उसमें वो अपने 100% एफर्ट्स देता है। तो इसी की वजह से वो जो भी कर रहा है लाइफ में उसको बहुत अच्छे से कर पाता है। इसी वजह से वो अपना बेस्ट वर्जन भी दिखा पाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन होता है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेशन ये होता है कि पर्सन को ये मालूम है कि वो जो भी उसके अराउंड प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें कैसे सॉल्व करेगा। वो डिपेंडेंट नहीं है कि कोई और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे या फिर वो प्रॉब्लम से हताश होके बैठ जाए, कोपिंग स्ट्रेटजीज ना फॉलो कर पाए, ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता। उस पर्सन का जो परसेप्शन होता है प्रॉब्लम्स के टुवर्ड्स वो बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच होता है। उसमें हम स्पॉन्टेनिटी और सिंप्लिसिटी भी देखते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजर्स जो होते हैं वो बहुत स्पॉन्टेनिटी और सिंप्लिसिटी दिखाते हैं अपने इंटरेक्शन में। वो जो भी बात कहते हैं उसमें ऑनेस्ट वे में वो बात को कहते हैं और उनके बाद में बहुत ओपननेस होती है। वो किसी भी वल्नरेबिलिटी को दिखाने से डरते नहीं हैं और हमेशा ऑथेंटिक मैनर में ही कम्युनिकेट करते नजर आते हैं। यानी कि जैसे अभी हमने बात करी कि उनके अंदर कुछ तो वल्नरेबल होगा, कुछ तो ऐसी चीज होगी जो उनकी वीकनेस होगी, लेकिन उसको वो जानते हैं, उससे वो कभी भी कॉन्फिडेंस उनका कम नहीं होता और ना ही उस चीज को कहने से वो डरते हैं। ओके, वो एक बेस्ट एग्जाम्पल की तरह उसको शो करते हैं। उनके अंदर हम कंटिन्यूड ग्रोथ देखते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजर्स जो होते हैं वो पर्सनल ग्रोथ को लेके कमिटेड होते हैं, तो उनके लिए जो भी न्यू एक्सपीरियंसेस होते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उसको वो अवेल करते हुए आगे बढ़ते हैं और लगातार अपनी ग्रोथ को बनाए रखते हैं। जैसे कि वो अपनी एजुकेशन को परस्यू करते नजर आएंगे, आपको कोई ना कोई स्किल सीखते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि पर्सन जिंदगी में कोई काम करना बंद कर देता है। अक्सर लोगों को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से लेके कंफ्यूजन हो जाता है कि उस एज में हम एक्वायर करते हैं जब सब कुछ हम कर चुके हैं और एकदम उसके बाद फ्री बैठने वाले हैं। नहीं, वहां पे पर्सन अपनी जो भी उसका लाइफ का प्रोसेस है वो इतना स्मूथ हो जाता है उसके लिए कि उसे लाइफ में ऑब्स्टेकल्स फील नहीं होते। पीक एक्सपीरियंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे उनको पीक एक्सपीरियंसेस फील होते हैं, यानी इंटेंस जॉय, क्रिएटिविटी, फुलफिलमेंट, इनके पीक एक्सपीरियंसेस वो फील करते हैं। द एक्सपीरियंसेस ऑफन लीड टू प्रोफाउंड इनसाइट्स एंड हैव अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। वो लाइफ को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और इनकी दी हुई एडवाइसेस को जब लोग फॉलो करते हैं ना तो उनको भी उससे बेनिफिट होता है। ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस, ऑफ कोर्स अभी हमने बात की थी कि डिपेंडेंट नहीं रहते किसी भी चीज के लिए। वो अपने इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी को वैल्यू भी बहुत ज्यादा करते हैं। उनकी इंटरनल वैल्यूज ही उनको गाइड करते हैं बेटर करने के लिए, और किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर में वो नहीं आते हैं और इस तरीके से वो अपने ट्रू सेल्फ के साथ अलाइन करते हुए आगे बढ़ते हैं। एम्पैथी एंड अफेक्शन फॉर ह्यूमैनिटी, ऑफ कोर्स ये तो होगी उनके अंदर, क्योंकि सिंपैथी तो बहुत सारे लोग शो करते हैं मगर इनके अंदर एम्पैथी देखने को मिलती है। बहुत ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी ये अंडरस्टैंड करते हैं लोगों को, नॉट जस्ट द ह्यूमन बीइंग, एनिमल्स के टुवर्ड्स भी इनके अंदर बहुत ज्यादा लव और हमें केयर नजर आती है। और जो भी ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स होते हैं उनको करते हुए अक्सर नजर आते हैं और किसी भी पर्सन के लिए ये खड़े होने की पूरी कोशिश करते हैं। क्रिएटिविटी की बात करें तो इनके अंदर हाई डिग्री ऑफ क्रिएटिविटी देखने को मिलती है और कई बार अपने यूनिक वे में अपनी बातों को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स इनके अंदर हमें जो जो इनके रिफ्लेक्शंस दिखेंगे वो बहुत पॉजिटिव दिखेंगे, है ना, हमने ये बात भी की थी।
तो किसी भी आर्टिस्टिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना, किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग में इन्वॉल्व होना, ये चीज इनके अंदर नजर आती है। इनके अंदर रियलिस्टिक वैल्यूज और एथिक्स देखने को मिलते हैं। ये ऐसी बातें नहीं करेंगे जो दूसरों पर अप्लाई करने में लगे कि कर सकते हैं लेकिन खुद नहीं करे, ऐसी चीजें नहीं होंगी। बहुत ही रियलिस्टिक नेचर के नजर आएंगे आपको। इनके जो वैल्यूज एथिक्स हैं वो सभी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उस पर्सन के अंदर हमें बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं। ह्यूमर में ये ऑफकोर्स ये बहुत अच्छे होते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, हेल्दी होता है, और ये लाइफ में आने वाली ट्रबल्स को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं, बहुत ही काम तरीके से, काम और कंपोज वे में करते हैं, और दूसरों को ऐसी एडवाइस देते हुए भी नजर आते हैं। चैलेंजेस को ये जॉय की तरह लेते हैं, चैलेंजेस को ये ऑब्स्टिकल की तरह नहीं लेते कि इस चैलेंज की वजह से हमें स्टक हो गया। उन्हें पता है कि उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। तो इससे कंक्लूड करें तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें सेल्फ एक्चुअलाइजर्स में देखने को मिली हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया था। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम समझ जाएं तो हम बहुत सारी इन कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं, और हम भी एक तरीके से एक अच्छे पर्सन बन सकते हैं, बेहतर पर्सन बन सकते हैं। अच्छे तो हम सभी हैं, हम बहुत अच्छे हैं इनफैक्ट, लेकिन एक बेहतर पर्सन बनने के रास्ते पर हमें हमेशा चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। तो चलिए इसी के साथ हम रुकेंगे भी नहीं और आएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में, जहां हम MPC 004 को स्टार्ट करेंगे। MPC 003 के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इन 7 वीडियोस में कवर कर लिए हैं, जो आप प्लेलिस्ट में देखते आ रहे हैं। आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, आप इस कंटेंट को भी बहुत पसंद कर रहे हैं, ये भी इसके लिए भी बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ आप सभी को। तो मैं आपसे मिलूंगी MPC 004 के फर्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, बाय बाय।